बीजेपी ने 2 मार्च को 195 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। कांग्रेस ने 39 सीटों पर घोषित कर दिया। अब पहली लिस्ट कांग्रेस की आ गई है, लेकिन सवाल यह है इन लिस्टों में जो नाम है, जो आए और जो नहीं आए, उनके मायने क्या है। अमेठी और रायबरेली तो आप ही की सीट है ना, वो तो गठबंधन में किसी के पास जाने नहीं वाली है। या तो राहुल गांधी लड़ेंगे या प्रियंका गांधी लड़ेगी। तो मुझे लगता है कि वो सीट भी आपको डिक्लेयर कर देना चाहिए थी कि भाई प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ रही है तो रायबरेली से लड़ेगी या अमेठी से लड़ेगी, या राहुल गांधी लड़ना चाह रहे हैं तो अगर आपने राहुल गांधी की एक सीट वायनाड घोषित कर दी है तो आप दूसरी भी घोषित कर सकते थे। पहला संदेश तो ये है कि जिन सीटों पर कोई कंफ्यूजन नहीं है वहां उन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। दूसरा एक संदेश ये दे दिया कि भाई बड़े नेता हमारे जो हैं, जो पार्टी राज्यों के हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, उनको हम चुनाव लड़ाएंगे। 400 सीट पे लड़ते तो 7 से ज़्यादा सीटें तो वैसे भी आ जाती, नहीं तो कम से कम 400 सीटों पर कांग्रेस दफ्तर, 400 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कांग्रेस का ऑफिस खुलता। नहीं है कि INDIA में जो लोग शामिल हैं या होने वाले हैं उनको भाजपा को एन केन पे हराने के प्रतिबद्धता है या संकल्पबद्धता है अपने अंदर। मोटा मोटी ये सिचुएशन है, ये पूरा इस समय देश के चुनाव की हालत यह है। कम करने की बात करें, विश्वास तो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं का हिला हुआ है। अगर हिला नहीं होता, नीतीश कुमार भाजपा की मजबूरी क्यों हो रहे हैं? कांग्रेस के पास, तो हम जब कांग्रेस की बात करते हैं वो इसलिए नहीं करते कि कांग्रेस की बुराई के लिए। इस देश को सचमुच एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है और कहीं से ज्यादा, सबसे ज्यादा उम्मीद की जा सकती है तो किससे की जाएगी। नमस्कार, अमरुजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और हमेशा की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी, जिसमें हमारे साथ तमाम खबरों के वो खिलाड़ी मौजूद हैं जिन्होंने खबरों को जिया है, खबरों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, उसके मतलब क्या हो सकते हैं वो आप तक हर हफ्ते हम उनके जरिए पहुंचाते हैं। और आज बात होगी देश में जिस तरीके से अब चुनावी पारा लगातार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने 2 मार्च को 195 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। कांग्रेस ने 39 सीटों पर घोषित कर दिया। अब पहली लिस्ट कांग्रेस की आ गई है, लेकिन सवाल यह है इन लिस्टों में जो नाम है, जो आए और जो नहीं आए, उनके मायने क्या है और उसके पीछे के पूरा गणित क्या है, और साथ ही साथ संदेश किस तरीके से देने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत मैसेजिंग महत्वपूर्ण हो जाती है, खास करके नामों को लेकर, समय को लेकर और तमाम चीजों को लेकर। उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जयशंकर प्रसाद जी हमारे साथ हैं, समीर चौगावकर जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हैं और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कार्णिक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जयशंकर जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करूंगा। सर, बड़ा अहम हो जाता है इस बात को समझना, लिस्ट को लेकर इंतजार हो रहा था। बीजेपी 195 पर लिस्ट ले आती है, कांग्रेस अब 39 पर आ गई। 39 नाम तो घोषित कर दिए कांग्रेस पार्टी ने। किस तरीके से पूरा सियासी गणित बन रहा है, पिच किस तरीके से तैयार हो रही है? अभी तो चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई है। राजनीतिक दल अपने गठबंधन और अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त तैयार करने में लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि हमको बहुत ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। कुछ काम राजनीतिक दलों का राजनीतिक दलों पर ही छोड़ देना चाहिए। वो कब अपने उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देंगे, कब नहीं देंगे, किस सीट पे किसको लड़ाएंगे, किसको नहीं लड़ाएंगे, यह चिंता पत्रकारों की नहीं होनी चाहिए, यह चिंता राजनीतिक दलों की ही होनी चाहिए। तो इसलिए अभी बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी सिर्फ जो कांग्रेस की लिस्ट आई है 39 उम्मीदवारों की, 39 उम्मीदवारों की, उसमें राहुल गांधी का नाम वायनाड से है, शशि थरूर तो उनके सीटिंग, दोनों सीटिंग ही हैं। बाद में हो सकता है कि पहले उनको लगा होगा कि सुविधाजनक, बार बार हो रहा था कि साहब वो वायनाड नहीं लड़ेंगे, अब राहुल गांधी, अब वहाँ चूँकि CPI की ने अपने महासचिव की पत्नी को टिकट दे दिया है तो शायद हो सकता है नहीं लड़े। तो उसका कन्फ्यूजन को भी हो सकता है, संभव है कि कांग्रेस ने दूर करने के लिए पहले केरल से ही शुरू कर दिया होगा कि चूँकि केरल में कम्युनिस्टों के खिलाफ उनका अलायंस है तो उस अलायंस के लिए ज़्यादा किया होगा और बाद में और कुछ और सीटें जहाँ कर्नाटक में विचार कर दिया या कुछ इस तरह से तो करेंगे, अपने हिसाब से लोग करेंगे। भाजपा ने भी अभी तक कहाँ, अभी बिहार में उसका कोई अलायंस फाइनल ही नहीं हुआ, महाराष्ट्र में उसका कोई अलायंस फाइनल ही नहीं हुआ और भी कई राज्य हैं जहाँ उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा उनको कि करेंगे क्या करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये काम हमारा नहीं है, ये काम राजनीतिक दलों का है, उनके नेताओं पर छोड़ देना चाहिए। उनका हाईकमान बहुत सक्षम इस मामले में है, इसलिए उस पर देखना चाहिए। अभी आगे हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जयशंकर सर ने बहुत अहम बातें कही हैं, लेकिन लिस्ट को लेकर क्यूरियोसिटी है लोगों के मन में। लोग भी जानना चाहते हैं कि कौन चुनावी मैदान में उतर रहा है उनके इलाके से और पार्टियां किस तरीके से, किस रणनीति के तहत टिकट दे रही है। रामकृपाल सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी 195 की लिस्ट लेकर आती है, कांग्रेस 39 की लिस्ट लेकर आती है। सवाल यही उठता है कि उत्तर भारत पीछे क्यों छूट रहा है कांग्रेस पार्टी से। चर्चा जब भी होती है तो ये होता है कि सबसे पुरानी पार्टी, उत्तर भारत को गढ़ माना जाता था और वो छूटता दिख रहा है। इसको लेकर बड़े सवाल हो रहे हैं। देखिए, सवाल उत्तर भारत आज नहीं छूटा है, बहुत पहले ही छूट गया था। 1990 में
जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और एक ऐसा मौका आया जब बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया था सेंटर में पीपी सिंह से, तो मुलायम सरकार माइनॉरिटी में आ गई थी और उस समय कांग्रेस अपोजिशन में थी, एनडी तिवारी लीडर अपोजिशन थे। राजीव गांधी ने बड़ी कशमकश की, बहुत फैसले किए, अंत में उन्होंने फैसला किया कि मुलायम सिंह की सब पार्टी को समर्थन करेंगे। और ऐसा मैंने नहीं देखा है कि जो लीडर अपोजिशन हो वो सदन में सत्ता का समर्थन करे और सड़क पर आंदोलन करे। तिवारी जी ये कर रहे थे और 1990 के बाद आज तक 34 साल हो गए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं आई। बार बार मौका मिला। 2017 में खुद राहुल गांधी ने अखिलेश से 100 सीटें मांगी थी, 400 में 100। इसका मतलब जब आप 2017 में 20% सीट मांग रहे हैं और 19 के लिए कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, तो 1/4 उत्तर प्रदेश में सीट जो लड़ने के लिए ही आप मांग रहे हैं और विनेबिलिटी अगर मान लीजिए 50% भी हो जाए, तो जहां आप 100 सीट मांग रहे हैं, अगर 50 सीट भी पाते 450 में, तो उससे कैसे कोई प्रधानमंत्री बन सकता है? ये सवाल मैंने तब भी पूछा था। मैंने कहा ये तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो कांग्रेस के लिए। और नतीजा क्या हुआ? 7 सीटें आई। अगर वो 400 सीट पे लड़ते तो 7 से ज़्यादा सीटें तो वैसे भी आ जाती, नहीं तो कम से कम 400 सीटों पर कांग्रेस दफ्तर, 400 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कांग्रेस का ऑफिस खुलता है ना। तो संगठन पे जब आपने ध्यान देना ही छोड़ दिया 34 साल से, तो अब न तो उनके पास, मैं नहीं कहता हूँ, हालांकि देखिए कांग्रेस पार्टी बड़ी पुरानी पार्टी है, जैसा जयशंकर जी कह रहे थे मैं उस बात से सहमत हूँ, उनकी अपनी स्ट्रेटजी होगी, लेकिन इस समय पूरा माहौल है। एक एक जो भी कदम कोई पॉलिटिकल पार्टी उठाएगी, वोटर उसको विश्लेषण करेगा और मीडिया से उम्मीद करेगा कि उस पर अपनी राय दे। अब देखिए 195 तो वो लेकर के आए, आप उसके बहुत दिनों के बाद आप 39 सीट पर आ रहे हैं, उसमें भी 16 केरल हैं। हाँ। अब आप देखिए ना, 16 केरल और कुछ ये शायद झारखंड की कुछ सीटें, यानी उसमें भी आप आधा कर दीजिए तो आधा निकाल दीजिए, तो उत्तर भारत तो पूरा खाली है। अब ये ठीक है, उनकी स्ट्रेटजी है, कौन आएगा कब आएगा अभी तो वो है नहीं। लेकिन मैं बताऊं, आपके प्रोग्राम में भी और मैं हमेशा से ये बात कहता रहा कि इस देश का आम चुनाव कभी भी नेगेटिव नारे पर नहीं लड़ा गया है। और ये बार बार मैंने दिग्विजय सिंह से पूछा कि भाई आप कहिए ना कि आप एक विकल्प हैं, आप सरकार बनाने जा रहे हैं, उसमें इम्प्लाइड है कि बीजेपी हारेगी। लेकिन कल मैंने केसी वेणुगोपाल का एक इंटरव्यू सुनाकर, रात को मैंने जो कार में बैठ रहे हैं किसी ने पत्रकार ने पूछा तो कह रहे हैं कि भाई देखो हमारा लक्ष्य है बीजेपी की सीटें कम करना। ये क्या बात आप कर रहे हो? बीजेपी की सीटें कम करना आपका लक्ष्य है, तो बेसिकली आप देश को क्या मैसेज दे रहे हो कि यू आर नॉट एन अल्टरनेट, कोई दूसरा बन जाए, हमें तो इसको जो है खरोच लगाना है। कांग्रेस पार्टी से मैं उम्मीद नहीं करता था। जैसे इंदिरा गांधी कभी भी आप देख लीजिए, वो हमेशा एक बात कहती थी, 69 में उनको निकाल दिया गया था, निकली, एक बार भी अपने बड़े नेताओं के बारे में उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा कि 71 में गरीबी हटाओ, प्रीपर्स की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो एक पॉजिटिव, मुझे वो कहीं से भी आज की तारीख में वो पॉजिटिव नैरेटिव नहीं दिखाई पड़ रहा है। और उल्टा, अभी आपने कल देखा होगा उमर अब्दुल्ला का बयान हर जगह पे कहीं से भी आ रहा है। सीपीएम ने कह दिया है कि नाउ एनफ इज एनफ, आप बंगाल में तय कर लो, नहीं तो हम अपने कैंडिडेट घोषणा करने जा रहे हैं। तो जो इंडिया अलायंस का एक बना था, चलिए 400 कैंडिडेट नहीं आप खड़ा कर सकते एक के खिलाफ एक, लेकिन कुछ तो आई है ना। अब तो हालत ये हो रही है कि आप बीजेपी को लाख गाली दीजिए, आपके ही लोग आप पर वो कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह से कल बयान दिया है, गुपकार अलायंस भी खत्म हो गया, इंडिया अलायंस छोड़ दीजिए। तो कहीं से भी अपोजिशन की तरफ से वो लड़ने वाली कोई उस तरह की मैसेज आ नहीं रहा है। विनोद सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ, ऐसा मैसेज आ क्यों नहीं रहा है? अगर गौर से देखें, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ एक लंबा
दौर चला, उसके बाद सीटों पर किसी तरीके से बातचीत हो गई, लेकिन आप वो भी नाम अभी लेकर नहीं आए। बिहार में ठीक है आरजेडी आपके साथ है, वहां पर मान सकते हैं अभी महागठबंधन में बातें आगे होंगी तो आप नाम लेकर आएंगे। वो विनिंग एटीट्यूड वाली बात जो रामकृपाल जी कह रहे हैं वो नजर क्यों नहीं आ रही इस लिस्ट में भी, या उसके पहले भी लगातार जो पूरा प्रोसेस चल रहा है? नहीं देखिए, या हम समझ नहीं पा रहे हैं उसको, दोनों बातें? नहीं, हम समझ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन देखना नहीं चाहते हैं। दिक्कत ये है, गिलास आधा खाली कि आधा भरा है। हम आधा खाली देख रहे हैं, कोई आधा भरा देख रहा है। अब महाराष्ट्र में इसमें कितनी खींचतान हो रही है एनडीए में, वो 15 सीटें मांग रहे हैं, वो 10 सीटें मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं 32 लड़ेंगे, तो वहाँ भी तो हो रहा है ना, लेकिन उसकी चर्चा ही नहीं करते हम लोग। ठीक है, हो जाएगा, उनका भी हो जाएगा आखिर में जाके, लेकिन कितने पे, लेकिन रस्साकसी है ना। अभी बीजू जनता दल के साथ बातचीत हो रही थी, अब आज ही में पढ़ रहा था कि बीजू जनता दल ने कहा 100 से कम सीटें हम विधानसभा में नहीं लड़ेंगे और आपको लोकसभा की उतनी सीटें नहीं देंगे जितनी हम मांग रहे हैं, तो रस्साकसी वहाँ भी हुए। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू के साथ भी बातचीत में गतिरोध आ रहा है विधान सीटों को लेकर के, जो नए अलायंस बनाने की बात है। बिहार का अभी तक आज एक आई है कि हाँ चिराग पासवान बने रहेंगे, पर कल तक ये था कि शायद वो एनडीए में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आरजेडी उनको 8 सीट दे रही है। तो ये सब जब सीटों का एडजस्टमेंट तालमेल होता है तो दोनों गठबंधनों में ये रस्साकसी होती है। भाजपा के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि सत्तारूढ़ पार्टी है, सत्ता का पूरा तंत्र उसके साथ है, उसके पास देने के लिए भी है, उसके पास लेने के लिए भी है, तो उसका एक एडिशनल एडवांटेज है जो कांग्रेस के पास नहीं है, विपक्ष के पास नहीं होता है, वो एक कारण है। दूसरी बात ये है कि जैसे अभी रामकृपाल जी ने कहा कि 2017 में 400 सीट 100 सीटें अखिलेश ने मांगी थी, ये प्रक्रिया तो 1996 में शुरू हो गई थी। जब बीएसपी से गठबंधन किया था कांग्रेस ने, तब 125 सीट पर कांग्रेस लड़ी थी और 375 सीट पर बीएसपी लड़ी थी, 300 सीटों पर। तो कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में 300 विधानसभा सीटों क्षेत्रों से वैसे ही बोरिया बिस्तर जो है 1996 में बन गया था, तो वो तो बिल्कुल सही है। मैं तो थोड़ा और पीछे, 2017 तो बाद की बात है, वो तो बहुत बल्कि ज़्यादा सीट दे दी थी अखिलेश ने, 100 की हैसियत नहीं थी कांग्रेस की उस समय जब तक वहाँ पहुँचे थे। तो उत्तर प्रदेश तो कांग्रेस के साथ, लेकिन 2009 में 22 सांसद भी जिता के लाई थी कांग्रेस, ये भी है जब कोई नहीं बता रहा था। तो हर तरह के उदाहरण है हमारे सामने, दोनों तरह के हैं। अब हम किस पर ज़्यादा जोर देते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे नज़रिए पर निर्भर करता है। अब ये सही है कि जैसे पॉजिटिव, अब राहुल गांधी ने 5 गारंटी दी है अभी परसों मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में, मध्य प्रदेश में शायद थी या राजस्थान में रैली थी बांसवाड़ा में, तो वो एक पॉजिटिव है ना, लेकिन उसकी चर्चा नहीं करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं कि नहीं दे रहे हैं, वो अपना एक विजन दे रहे हैं, अपना एक कार्यक्रम दे रहे हैं लोगों को कि भाई हम आएंगे तो हम ये करेंगे, हम 1 लाख रुपए का स्टाइपेंड देंगे, अप्रेंटिसशिप देंगे, 30 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, ये सब कर रहे हैं। तो लेकिन हम उसकी चर्चा नहीं करते। हमको विकसित भारत की गारंटी तो दिखाई पड़ती है, लेकिन कांग्रेस की गारंटी नहीं दिखाई पड़ती। ठीक है, अब यह है कि हम बहुत फेयर नहीं है इस मामले में, हमसे मतलब हम सारे लोग, जो लोग ओपिनियन मेकर्स हैं सो कॉल्ड, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, जब आप मैच खेलोगे तो आप कहोगे ना इस टीम को हमको हराना है, आप ये भी कहोगे हमको जीतना है, लेकिन साथ में ये भी इम्प्लाइड होता है कि हराना है। हराना और जीतना दोनों एक दूसरे सिक्के के दोनों पहलू हैं। वही तो रामकृपाल जी ने कही, सर मैं बीच में इसलिए टोक रहा हूँ, नहीं हराना तो अब बात ही कम होती जा रही है, अब तो कम करने की सीटें कम कर देंगे। सीटें कम करने स्ट्रेटजी की बात हो रही है कि जिन राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है, भाई मध्य प्रदेश में अभी 150-160 सीटें जीत के बीजेपी जीती है, कांग्रेस का ये दावा करे कि हम 29 से 25 सीटें जीत जाएंगे, तो मूर्खतापूर्ण दावा होगा। वो तो यही कहेगी हम ज़्यादा सीटें कम करेंगे, यानी हम 5 सीटें 4 सीटें 8 सीटें, क्योंकि यहाँ 25-29 में 28 सीटें जीती थी, राजस्थान में 25 से 25 जीती थी, और लगातार 2014 में भी जीती थी, 2019 में भी जीती थी बीजेपी। तो ऐसे में तो कोई भी पार्टी अगर ये कहती है कि हम 25 से 25 जीतेंगे, तो हम ही आप हंसेंगे कि अभी तो चुनाव हारे हो, अब कह रहे 25-25 जीतेंगे। तो तरीका कहने का केसी वेणुगोपाल और हम सब जब चर्चा करते हैं तो हम लोग यही कहते हैं कि कांग्रेस को ज़्यादा जोर देना चाहिए, जहाँ उसका बीजेपी सीधा मुकाबला है कि बीजेपी कितनी सीटें वो कम कर सकती है, तभी वो आएगी मतलब मुकाबले में। तो हम सब लोग कहते हैं इस बात को लेकर विश्लेषण में। जब आप चुनाव मैदान में होते हैं या खेल के मैदान में होते हैं, तो आप जब जीतेंगे तो किसी को हरा के जीतेंगे, और हराएंगे तभी जीतेंगे, तो दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं ना। ठीक है, अब उनको मैं सहमत हूँ रामपाल जी की बात से कि किलर इंस्टिंक्ट तब आता है जब आप कहेंगे हम जीतेंगे,
जब आप कहते हैं हम हराएंगे तो शायद कुछ नेगेटिविटी भी होती है, लेकिन ये समझना है दोनों के वोटर को जो वोट देना है। कांग्रेस की कल जो सूची आई है उस पर मैं थोड़ी सी दो लाइन बोलूँगा। जयशंकर जी ने तो एकदम वीतराग वाली स्थिति से कह दिया कि हमसे तो कोई चर्चा करने मतलब ही नहीं, तो फिर हम लोग यहाँ बैठे ही क्यों अगर हम चर्चा ना करें तो, इसीलिए तो हम बैठे हैं भाई। अगर सूची आई है, एक तो इतनी लेट आई है सूची, अब लेट होने लगी है। पहले हम तौर से सूचियाँ जो है चुनाव तिथि घोषणा के बाद ही आती थी, लेकिन इधर पिछले वर्षों में जल्दी पहले घोषणा करने की एक वो हो गई है। कांग्रेस ने भी कर्नाटक में पहले घोषित कर दी थी सूची, तो अब लेट हम लोगों को लग रहा है कि लेट, लेकिन ज़्यादातर देखिए, एक तो दक्षिण के राज्य हैं, उसमें तेलंगाना है, उसमें शायद कर्नाटक भी है, और उत्तर भारत में छत्तीसगढ़ भी है। राहुल गांधी की का कन्फ्यूजन दूर कर दिया, वायनाड से लड़ेंगे। अभी एक कन्फ्यूजन बाकी है, अमेठी से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, क्या एक ही जगह से लड़ेंगे। दूसरा जो है, कुछ बड़े नेताओं को उतारने की बात जो चल रही थी वो भी स्पष्ट हो गई, जैसे भूपेश बघेल को उतारा गया, टी.एस. सिंहदेव को उतारा गया, ताम्रध्वज साहू को उतारा गया। तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी भी अपने बड़े नेताओं को उतार रही है, और कुछ बड़े नेता लड़ना नहीं चाहते चुनाव, ऐसे भी हैं। तो उसमें से कुछ या तो मना करेंगे, या हो सकता है कुछ इधर उधर दूसरी पार्टियों में चले जाएं, क्योंकि इस समय तो कांग्रेस के कई नेता पार्टियां भी बदल रहे हैं, ज़्यादातर बदल रहे हैं। तो इस जो 39 की सूची आई है उसके दो संदेश हैं। पहला संदेश तो ये है कि जिन सीटों पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है वहाँ उन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। दूसरा, एक संदेश ये दे दिया कि भाई बड़े नेता हमारे जो हैं, जो पार्टी राज्यों के हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंत्री, उनको हम चुनाव लड़ाएंगे। ठीक है, मतलब राजस्थान में जैसे हो सका सीपी जोशी चुनाव लड़े, सचिन पायलट लड़े, अशोक गहलोत लड़े, इस तरह की बातें हो रही हैं, वो छत्तीसगढ़ के नामों से डिक्लेयर करके कर दिया। तो अब 11 तारीख को फिर मीटिंग है, उसमें कितनी सीटें डिक्लेयर होती हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, यहाँ की सूची भी नहीं आई, साझेदारी तो हो गई है। हाँ, खासकर बिहार महाराष्ट्र में तो वो फाइनल हो रही, उत्तर प्रदेश में फाइनल हो गई है, लेकिन अब एक नया चल रहा है कि बीएसपी को भी लाने की बात चल रही है, आएगी कि नहीं आएगी, चर्चाएं हैं। पहले मायावती ने ट्वीट करके उस खबर को ही खारिज कर दिया पूरी तरीके से। मायावती जी के ट्वीट अगले दिन दूसरा ट्वीट आ जाएगा जिसमें नेताओं के ट्वीट और बयानों पर आज को अंतिम मत मानिए। इस पर प्री पोल और पोस्ट पोल नहीं, प्री पोल नहीं, राजनीति में किसी भी नेता के बयान को आप अंतिम मत मानिए। मर जाऊंगा बीजेपी में नहीं जाऊंगा, हाँ, नीतीश कुमार चले गए, बीजेपी के दरवाजे बंद हैं, अमित शाह जी कहते थे नीतीश कुमार के लिए चले गए, तो वो कोई अंतिम बयान नहीं होता है, किसी भी नेता का कोई अंतिम बयान नहीं होता। एनडीए की स्थिति समीर जी फंसी हुई है। सिर्फ बिहार ने 195 सीटों की लिस्ट तो आप ले आए, लेकिन जिस तरीके से तमाम मेहमान हमारे बता रहे हैं, सिर्फ बिहार नहीं, बिहार में भी आप फंसे हुए हैं, महाराष्ट्र में भी आप फंसे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि लिस्ट में जो गड़बड़ी चल रही है या लिस्ट को लेकर जो परेशानी है, माथापच्ची है, वो सिर्फ कांग्रेस में है, वो तो बीजेपी में भी चल रही है। 2 टिकट आपके वापस हो गए, 1 टिकट पर विरोध चल रहा है, और नितिन गडकरी को लेकर के भी बयानबाजी उद्धव ठाकरे ने शुरू कर दी है। तो ठीक तो बीजेपी में भी नहीं चल रहा है सब कुछ टिकट को लेकर। देखो फर्क है दोनों के गठबंधन के अंदर। अगर आप इंडिया गठबंधन की बात करोगे और इंडिया गठबंधन की बात करोगे तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा अपने सहयोगी दलों में बहुत ज़्यादा है, वो उनके ऊपर निर्भर नहीं है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बिहार में नीतीश कुमार इस बात को जानते थे कि बिना भारतीय जनता पार्टी के जो उन्होंने 17 सीटें 2019 में जीती थी, वह जितना उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा। उनके सांसदों का भी उनके ऊपर इस बात का प्रभाव रहा होगा कि वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाए और 2024 का चुनाव उनके साथ लड़ा जाए। मुझे लगता है इसलिए भी नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजित पवार जानते हैं कि उनके बिना भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर 35 सीटें जीतने की स्थिति के अंदर है। अगर उन्हें अपने क्षेत्र के अंदर जीतना है तो बिना भारतीय जनता पार्टी के एकनाथ शिंदे के जो सांसद है शिवसेना के आए हुए, उन्हें जीतना बहुत मुश्किल होगा। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी ने 195 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, लेकिन मैं कांग्रेस की जो सूची आई है 39 उम्मीदवारों की, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ज़्यादा उम्मीदवारों की सूची आनी चाहिए थी और बेहतर उम्मीदवारों की हो सकती थी। देखिए, कर्नाटका में और तेलंगाना में भारतीय जनता कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है। इन दोनों राज्यों से 45 लोकसभा सीटें आती है और दोनों राज्यों से उन्होंने 11 उम्मीदवार दिए। मुझे लग रहा है कि जहाँ पर आपको जनता ने समर्थन दिया है विधानसभा चुनाव में, आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, वहाँ आपको किसी के साथ गठबंधन नहीं करना है। तो उम्मीद कर रहा था कि वहाँ ज़्यादा उम्मीदवार आप घोषित कर सकते थे। अब तेलंगाना में अगर 2019 की बात करोगे तो कांग्रेस ने 3 सीटें जीती थी, लेकिन उन 3 सीटों में से आप खाली एक नलगोंडा के जो उत्तम कुमार की सीट थी, जो मंत्री बन गए, आपने वहाँ से उम्मीदवार घोषित कर दिया। लेकिन मलकाईगिरी, जहाँ से रेवंत रेड्डी सांसद बने थे, वहाँ से अभी तक आपने उम्मीदवार नहीं दिया। तो मुझे लग रहा है कि 2019 में जो सीटें कांग्रेस ने जीती थी, वहाँ कांग्रेस अपने उम्मीदवार को दे सकती थी जो तय है। जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर कोरबा से आपने चरणदास महंत की पत्नी को वापस, ज्योत्सना महंत को टिकट वापस रिपीट कर दिया, वो जीती थी। और बस्तर से आपके दिलीप बैज जीते थे, तो तय कि दिलीप बैज बस्तर से लड़ेंगे। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ से नकुलनाथ का भी तय था लड़ने का, तो आप नकुलनाथ को दे सकते थे।
नकुलनाथ तो छिंदवाड़ा से, हाँ नहीं, बस्तर से वो अनिल वैद जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है, वो 2 सीटें, तो वो 2 सीट डिक्लेयर कर सकते थे। छत्तीसगढ़ से आप नकुलनाथ को डिक्लेयर कर सकते थे। मेरा कहना है कि हाँ, छिंदवाड़ा से घोषित कर रहे। और दूसरा जो बिहार के इनके सीट है किशनगंज, वो इनके पास थी वहाँ से। तो मेरा कहना है कि 2019 की जो आपकी सीटें जीती हुई थी, वहाँ से आप जिन उम्मीदवार को घोषित करना आप कर सकते थे। उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली तो आप ही की सीटें ना, वो तो गठबंधन में किसी के पास जाने नहीं वाली है। या तो राहुल गांधी लड़ेंगे या प्रियंका गांधी लड़ेगी। तो मुझे लगता है कि वो सीट भी आपको डिक्लेयर कर देना चाहिए थी कि भाई प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ रही है तो रायबरेली से लड़ेगी या अमेठी से लड़ेगी, या राहुल गांधी लड़ना चाह रहे हैं तो अगर आपने राहुल गांधी की एक सीट वायनाड घोषित कर दी है तो आप दूसरी भी घोषित कर सकते थे। मुझे लग रहा है कांग्रेस के पास एक अच्छा समय था कि जिस हिसाब से आपके 2 चुनाव का प्रदर्शन रहा है, 2014 का, 2019 का, जिस तरीके से आपकी हार हुई है, तो कांग्रेस को इस समय बहुत गंभीरता से चुनाव को लेते हुए अपने उम्मीदवार पहले घोषित कर देनी चाहिए थी। क्योंकि आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है, उसके पास जनाधार है, संगठन मजबूत है, केंद्र में उनकी सरकार है, मोदी की लोकप्रियता उनके साथ है, उनके पास संसाधन बहुत मजबूत है। आप कांग्रेस आज भारतीय जनता पार्टी के सामने हर मामले में कमजोर, तो आप कम से कम उम्मीदवार तो पहले दे सकते थे कि जहां वो लंबे समय उनको मिलता अपने क्षेत्र में काम करने का, जनता संपर्क करने का। तो मुझे लगता है कि सूची जो लाए हैं वो 39 उम्मीदवारों की, वो ज़्यादा उम्मीदवारों की सूची लेके आ सकते थे। अब देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी एक ही बैठक में 195 उम्मीदवारों की सूची लेके आई। उन सारे राज्यों को भारतीय जनता पार्टी ने कवर किया जहाँ वो मजबूत है। अब उत्तर प्रदेश में देख लीजिए 50 से ज़्यादा उम्मीदवार घोषित कर दिए उन्होंने, राजस्थान में घोषित कर दिए, मध्य प्रदेश में सिर्फ 5 सीटें छोड़कर बाकी सारी चीज़ें उन्होंने घोषित कर दी है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक बेहतर सूची घोषित करने की थी। रही बात भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी अभी एनडीए के अंदर जो सहयोगी दल है उनसे बातचीत हो चुकी है। कल रात को ही दिल्ली में अमित शाह जी के साथ एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई है, अजित पवार की मुलाकात हुई है। महाराष्ट्र को लेकर भी लगभग एक सहमति बन चुकी है। जब अमित शाह बॉम्बे के दौरे पे गए थे, 2 दिन अकोला में बैठक की थी उन्होंने, संभाजी नगर में बैठक की थी, तब वह एक सीटों का स्ट्रक्चर देकर आ गए थे कि इस पर बात कर लीजिए, स्थानीय संगठन बात करें और 2 दिन बाद दिल्ली में बैठ के फाइनल करेंगे। तो मुझे लग रहा है जो अमित शाह जी ने अकोला में और संभाजी नगर में और मुंबई में बैठक में जो अजित पवार और एकनाथ शिंदे को सुझाव दिया था, उस पर मोटा मोटी फाइनल बनकर कल बैठक हो चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि अब जब कल परसों केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी तो 2 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी की घोषणा भी महाराष्ट्र को लेके भी होगी। बिहार से भी लगभग नाम तय हो चुके हैं। चिराग पासवान की भी बैठक हो चुकी है अमित शाह से, नड्डा जी के साथ। तो चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार, उनकी भी लगभग सहमति बन चुकी है। तो एनडीए की अगर बात करूँ तो एनडीए में सीटों को लेकर अपने सहयोगी से बहुत ज़्यादा पेच नहीं फंसा है। 2-4 सीटों पर जरूर दावेदारी एनडीए के सहयोगी दलों की होगी। कौन सीटों से कहाँ लड़ेगा, सीटों की कुछ अदला बदली हो सकती है। ये भी हो सकता है कि महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे या अजित पवार के 1-2 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे लड़ सकते हैं, इस बात की भी चर्चा है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पेच इतना नहीं फंसा है कि इसको लेकर कोई बहुत गठबंधन टूटने की स्थिति आएगी या वहाँ पर अलग अलग लड़ने की स्थिति आएगी। मतभेद कुछ सीटों पर रहे, वो मुझे लगता है सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, अब अवधेश जी के पास चलते हैं। सर, जो बातें समीर जी भी कह रहे हैं, विनोद सर कह रहे थे, रामकृपाल सर कह रहे थे, तमाम जो मेहमान हैं हमारे, लिस्ट की माथापच्ची तो बीजेपी में भी चल रही है, कांग्रेस में भी चल रही है। कांग्रेस पर ही सवाल क्यों उठ जा रहे हैं, एक चीज। दूसरी चीज, बीजेपी भी क्या उतनी कंफर्टेबल पोजीशन में है? जितने गठबंधन में दल हैं सबकी अपनी अपनी मांगे हैं। हाँ ठीक है, वो पहले से होमवर्क कर रहे थे, वो लिस्ट लेकर आ गए 195 की, तो उसको उस तरीके से देखना ज्यादा उचित होगा मेरे हिसाब से। कि बीजेपी भी क्या कंफर्टेबल पोजीशन में है, माथापच्ची के साथ मैं समझ रहा हूँ, तो उसके लिए भी मैं कह रहा हूँ कंफर्टेबल पोजीशन में कौन है कौन नहीं है ये एक अदना आदमी को भी पता है। उसके लिए हमको बहुत ज्यादा माथापच्ची और विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है इस समय। देखिए, दोनों में गुणात्मक अंतर है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी गठबंधन का साथी इस समय ऐसा नहीं है जिसके सीटों पर मतभेद हो तो वो विद्रोह में खड़ा होकर लड़ने का साहस दिखाए। ज्यादातर साथियों की यह हालत है। अभी तक एनडीए के किसी भी साथी ने अपनी ओर से उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। दूसरी ओर की सिचुएशन आप देख सकते हैं कि दूसरी ओर का क्या है। जो तीसरी बात है कि इस समय चाहे वो नवीन पटनायक हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, ये दोनों 1 साल से कोशिश कर रहे थे भाजपा के साथ आने की। ये दोनों में अंतर इतना ही है कि क्वालिटेटिव डिफरेंसेस देखिए। चंद्रबाबू नायडू को पता था कि आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बहुत जनाधार नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम ऐसा है, इस समय का देश का जो माहौल है कि मैं उनके साथ जाऊंगा तो मेरी प्रभावी राजनीति में वापसी हो सकती है, अन्यथा हमारी राजनीति गई।
नवीन पटनायक के विरुद्ध जो वहां एक वातावरण बना है इस समय, पहले की स्थिति अलग थी, लेकिन इस समय वहां भी जो एक असंतोष है लंबे शासन के बाद हुआ है, वो उसको उनको भी पता है कि इस समय हम 142 में उतनी सीटें 113-14 नहीं जीत सकते हैं आज की हालत में, तो हमको जाना है। और लोकसभा चुनाव में भाजपा वहां बेहतर करने की स्थिति में है, बल्कि उड़ीसा की भाजपा की इकाई कतई इसके पक्ष में नहीं है, और पूरा संगठन परिवार के लोकसभा में हम किसी भी तरह नवीन पटनायक के साथ गठबंधन करें। तो ये एक गुणात्मक अंतर है दोनों में। अगर 2, 4, 5 एक आध दो साथी इस समय बीजेपी को छोड़कर चले भी जाते हैं, मान लीजिए बिहार में कोई 1-2 चला जाएगा, तो क्या कर पाएगा? ये सोचने की आवश्यकता है। जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे? अभी तो नीतीश जी मंच पर कह रहे थे कि अब हम चले गए थे, अब मैं दोबारा नहीं जाने वाला, अब तो आप ही के साथ रहने वाला हूं। कौन INDIA में ऐसा कहने के लिए तैयार है कि हम आपके साथ रहेंगे? तो ये एक डिफरेंस है, अच्छा नहीं है ये। मैं ये मानता हूं कि भारतीय राजनीति में इस समय कोई भी सत्ता निरंकुश बनाती है व्यक्ति को, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई एक नेता या एक कोई व्यक्ति, उस पर अगर दबाव नहीं हो, विपक्ष का पार्टी पर दबाव नहीं हो, चुनाव में बड़ी चुनौती नहीं हो, तो देश के लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। वो होना चाहिए, लेकिन नहीं है इस समय। आप देखिए, अगर इस समय मुझे जो मेरी समझ में आ रही है कि तमिलनाडु में अगर द्रमुक INDA में कांग्रेस को छोड़ दीजिए, थोड़ा द्रमुक को छोड़ दीजिए, दिल्ली की आप इकाई, पंजाब की बात नहीं, आप इकाई को छोड़ दीजिए, और तृणमूल कांग्रेस को छोड़ दीजिए वहाँ पश्चिम बंगाल, तो लगता ही नहीं है कि INDIA में जो लोग शामिल हैं या होने वाले हैं उनको भाजपा को एन केन पे हराने के प्रतिबद्धता है या संकल्पबद्धता है अपने अंदर। मोटा मोटी ये सिचुएशन है, ये पूरा इस समय देश के चुनाव की हालत यह है। दूसरी ओर NDA के अंदर जो भी भाव हो कि हमको सीट कम मिल रहा है, लेकिन जो लीडर है वो डेली कार्यक्रम करके सत्ता का लाभ मिलता है। एक पूरे देश में एक वातावरण बनाए हुए कि संपूर्ण देश की जनता हमारे साथ है, देश का हम विजन लेके जा रहे हैं। अभी विनोद अग्निहोत्री जी कह रहे थे कि भैया दूसरी ओर भी विजन है। जो 2047 का विजन आया है उसके लिए 1 वर्ष से तैयारी चल रही थी। 2700 से ज़्यादा बैठकें हुई, कार्यशालाएं हुए, सेमिनार हुई, गोष्ठियां हुई, उसमें सुझाव लिए गए, वेबसाइट पर सुझाव लिए गए, 20 लाख से ज़्यादा युवाओं के सुझाव लिए गए हैं, अलग अलग मंत्रालयों के प्रेजेंटेशन हुए, देश दुनिया के इकोनॉमिक्स को उस प्रकार के बना करके, और चुनाव के पहले ही कि हम अगर जीतेंगे तो 100 दिन में क्या करेंगे, 5 साल में क्या क्या करना है, सभी मंत्रालय अभी से तैयार रहे, और 2047 में हम कैसे बनाएंगे। तो ये जो विजन है इसके पैरेलल आपको आपकी भी तैयारी होनी चाहिए। आप इतने समय से यात्राओं में चल रहे हैं, आपके पास थिंक टैंक है, कांग्रेस से ही उम्मीद कर सकते हैं ना, दूसरी पार्टी से तो छोटे छोटे से नहीं कर सकते हैं। आपके पास इतने थिंक टैंक है, लीडरशिप से आपकी समझ, लीडरशिप आपसे बेहतर लीडर की लोकप्रियता हो सकती है, लेकिन विजन आपका ऊपर से नीचे दिखाई तो देना चाहिए। 5 गारंटी से वो विजन पूरी नहीं होती है। तो वैचारिक स्तर पर भी, और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो वातावरण बना और विपक्ष के लोगों ने जो नकारा है, उससे उनकी पार्टियों के अंदर जो निरुत्साह है। समाजवादी पार्टी तोड़ने वालों ने क्या कहा कि हम एक साथ जाना चाहते थे, जाने नहीं दे रहे। अभी जो कल जो है, अगर इतनी ही पार्टी है मध्य प्रदेश में, पुराने नेता सुधीर पचौरी से लेके, मैं समझता हूं जयदीप कार्निक जी ज्यादा विश्लेषण करें, सुरेश पचौरी से लेकर के विधायक पूर्व विधायक सब जो पार्टी में जा रहे हैं, वो क्या वातावरण है? ये कोई अच्छा वातावरण नहीं है, बीजेपी के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन पूरे देश का एक वातावरण है। इसलिए 2024 का चुनाव जो इस समय है, देखिए उसकी तस्वीर लगभग स्पष्ट है। हम स्वीकार करें नहीं करें वो हमारे पर है, उसकी तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट है। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की एक ही मात्र समस्या थी जिसका वो समाधान कर ले रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में थोड़ा असंतोष था, असंतोष अभी भी है कि सत्ता आ जाती हम लोगों को कुछ मिलता नहीं है। उन्हें वो हराने के लिए बड़ी भूमिका निभाती है, लेकिन ज्यादातर टिकट वो चेंज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टिकट चेंज कर देते तो ज्यादा समस्याएं होती है। तो कम से कम लोगों को टिकट चेंज कर रहे हैं, एक वातावरण है उसमें वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस समय ये तुलना में 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और NDA की तुलना में विपक्ष जो है स्टैंड करता हुआ नहीं दिख रहा है। कहीं मूल बात विजन पर भी आप सवाल उठा रहे हैं। जयदीप जी, एक क्या
विजन वजह है, सोच वजह है? क्योंकि जिस वक्त टिकटों में नाम आने चाहिए थे लोगों के और बड़ी लिस्ट होनी चाहिए थी, उस वक्त लोग पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का ही उदाहरण हम ले लें पहले, तो सामने है, लेकिन टिकट के हिसाब से देखें और विजन उस तरीके से आना चाहिए था, क्या वो आया, नहीं आया? कंफ्यूजन कहाँ रह गई? 2-3 बड़ी दिक्कतें आदर्श सभी ने अपनी बात रख दी है, लेकिन एक तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर लड़ रही है। उन्होंने केवल, जो अवधेश जी ने भी कहा कि केवल जो प्राण प्रतिष्ठा हो गई उससे माहौल बनाओ, उसके भरोसे नहीं बैठे रह गए। ऐसे माहौल कई बार गच्चा भी दे जाते हैं। तो उन्होंने अपने उम्मीदवार सही मजबूती से तय किए। दूसरे गठबंधन के जो एनडीए के लोग थे जो नहीं आ रहे थे, चाहे बीजेडी से कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, अगर आप मान लीजिए कि माहौल सब अच्छा ही अच्छा उनको लग रहा होता तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। 2047 के विजन वगैरह की बात करना एक तरह का, मैं मानता हूँ कि मनोवैज्ञानिक युद्ध है, वो साइकोलॉजिकल वॉर भी वो लड़ रहे हैं कि भाई आप तो 2024 का चुनाव लड़ रहे हैं, हम 2047 की तैयारी कर रहे हैं। हमारे नेताओं से अगले 100 दिन का एजेंडा मांग रहे हैं, उनसे 5 साल की कार्य योजना मांग रहे हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध होता है जो और तोड़ता है, और उस मनोवैज्ञानिक युद्ध का प्रभाव दिख रहा है। 13 नेता मध्य प्रदेश में जो हैं वो भाजपा में आ गए हैं। कुछ नेता ऐसे हैं जो आते ना आते बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला था भाजपा को, लेकिन कुछ नेता महत्वपूर्ण हैं। 9 के 9 विधायक अगर वहाँ पर इंदौर में जीत गए हैं भारतीय जनता पार्टी को, और उसमें संजय शुक्ला जैसे एक नंबर से जिन्होंने चुनौती दी, लगातार महापौर का चुनाव भी लड़ा, विधायक भी रहे हैं वहीं से कांग्रेस के, तो नाम लेगा कौन बचेगा फिर वहाँ पर? तो इस विशाल पटेल देपालपुर से वो विधायक रहे और अब वो आकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए। ये असल में ऐसे नाम हैं जिन्होंने किसी भी तरीके से कांग्रेस के वोटर बैंक को जोड़ के रखा था अपने साथ, और उन नेताओं को देख के लगता था कि नहीं, कांग्रेस भी लड़ाई लड़ रही है अस्तित्व में, तो अब तो अस्तित्व के संकट का सवाल आ जाएगा। ऐसे में अगर आप अपनी पार्टी की रणनीति ठीक से नहीं तय कर पा रहे हैं तो दिक्कत होगी। केवल 39 क्यों दिए, उनका अंदरूनी मामला हो सकता है, उन्होंने पहले वहीं पर दिए होंगे जहां से उनको गठबंधन वालों से कोई दिक्कत नहीं है। वही दिक्कत भाजपा की भी अभी, इसीलिए महाराष्ट्र और बिहार में, लेकिन फिर भी 195 नाम उनके आ गए हैं। मेरा ये मानना है कि जो न्याय यात्रा के दौरान 2-3 बड़ी बातें राहुल गांधी ने कही है, कांग्रेस अगर पिछले 6 महीने या साल भर से उन मुद्दों पे काम कर रही होती है, आज आप युवाओं के रोजगार की बात कर रहे हो, 1 लाख रुपए का रोजगार दे देंगे, रोजगार की गारंटी देंगे, पेपर लीक को लेकर एक मजबूत कानून बनाएंगे, ताज़ा मामला उठ गए, कई सारे पेपर लीक के उत्तर प्रदेश में भी उठ गए, दूसरी जगहों पे। तो आप ये नी जर्क रिएक्शन करने की बजाय एक लॉन्ग टर्म प्लान होता और लगातार उसी पर फोकस करते, तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस ज़्यादा बेहतर स्थिति में होती। अभी तो एक जो बड़ी बात हो रही है, जब ये बात आ जाती है कि हम सीटें कम करना चाहते हैं, जो हमारे इस वाले एपिसोड की शुरुआत में बात हुई कि सीटें कम करने की बात, इसका मतलब आप हार तो मान चुके हो। सीटें कम करने की ठीक बात है कि अगर वो जीतने की बात करेंगे तो हंस, लेकिन अगर आप खुद ही कह देते हो कि हम तो सीटें कम करना चाहते हैं, तो ये साइकोलॉजिकल वॉर काम कर रहा है फिर भाजपा का। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर जो है वो काम कर रहा है। जयशंकर जी, ये जिस विजन की बात, जिस विजन की चर्चा हो रही थी, उस विजन को लेकर क्या कांग्रेस वाकई पिछड़ी हुई नजर आ रही है? और साइकोलॉजिकल जो प्रेशर एक तरीके से, जैसे जयदीप जी भी कह रहे हैं, वो वाकई अंडर प्रेशर दिख रही है? आदर्श, 2 बातें। एक तो पहली बार, आप लोग उत्तर भारत को क्या समझते हैं? सिर्फ उत्तर प्रदेश? उत्तर भारत के तमाम राज्यों की मैं बात कर रहा हूँ। भाजपा ने उत्तराखंड के उम्मीदवार डिक्लेयर किए, दिल्ली के लिए उम्मीदवार डिक्लेयर किए, 4 पे किए, 5 पे किए, हरियाणा के लिए कर दिया, हिमाचल के लिए कर दिया, नहीं किया ना? नहीं। उसके बारे में आपकी चिंता नहीं है। आपकी चिंता है कि कांग्रेस ने यूपी का क्यों नहीं किया। यूपी हिंदुस्तान नहीं है, यूपी उत्तर भारत। 40 की बात हो रही है। एक सेकेंड। दूसरी बात जो ये हो रही है कि विश्वास हिला हुआ है, सीटें कम करने की बात करें, विश्वास तो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं का हिला हुआ है। अगर हिला नहीं होता, नीतीश कुमार भाजपा की मजबूरी क्यों हो रहे हैं? अगर नीतीश कुमार को लगता था कि बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे तो हमको 17 सीटें नहीं मिलेंगी, तो भाजपा को लगता था क्या कि नीतीश कुमार हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हम 17 सीट जीत जाएंगे? अगर लगता था तो लड़ते अकेले चुनाव, क्या दिक्कत थी? आप आदर्श घोटाले के जिम्मेदार आदमी, मुख्य आरोपी अशोक चौहान, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले कह रहे हैं कि विधवाओं की पेंशन, सैनिकों की विधवाओं का पैसा हजम कर जाने वाले अशोक चौहान को जेल भेजेंगे, उनको राज्यसभा में भेज दिया। क्यों भेज दिया? अगर विश्वास नहीं हिला था तो आप कहते भैया इनको हम जेल ही भेजेंगे। अजीत पवार सिंचाई घोटाले के आरोपी, जिसको भोपाल की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि 67,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाले को हम जेल भेज देंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा अजीत दादा चक्की पिसिंग, जेल में चक्की पिसिंग, आज वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, साथ में बैठेंगे अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस एक साथ बैठ के उप मुख्यमंत्री हैं। हाँ। ठीक है ना? तो अगर आपका विश्वास नहीं हिला था, हेमा मालिनी 75 पार की हो गई, आपने नियम बनाया था,
उस नियम पे मुरली मनोहर जोशी को, लाल कृष्ण आडवाणी को अपने घर बिठा दिया, हुकुम देव नारायण यादव को अपने घर बैठा दिया, जबकि हुकुम देव नारायण यादव किसी से भी ज़्यादा स्वस्थ है, आप जानते हैं बिहार से वहाँ आप। उनको कहा कि 75 पार के लोगों को टिकट नहीं देना है, तो हेमा मालिनी को क्यों दे दिया भाई? लोकसभा में हेमा मालिनी का पिछले 5 वर्षों में या 10 वर्षों में जो भी होगा, क्या योगदान है? निरहुआ ने कब लोकसभा में एक शब्द बोला? आप अपनी दम पे होता तो आप निरहुआ को नहीं खोजते, पवन सिंह को ले जाके आसनसोल में खोज रहे हैं कि बड़ा भोजपुरी में गाना गाता, पता नहीं ऐसे गाना गाता है कि बंगाल में विरोध शुरू हो गया, उसने टिकटें वापस कर लिया। आप अक्षय कुमार को खोज रहे हैं, आप सनी देओल कितने दिन लोकसभा में बैठे होंगे? क्या उपयोगिता है सिवाय ये उपयोगिता कि उनके नाम का एक ग्लैमर होगा, उसके चलते हम अपना, तो मोदी जी का ग्लैमर है, इसका मतलब सनी देओल से कम हो गया। पार्टियां करती रही है ना सर पहले भी भाई, सारी पार्टियों से बीजेपी से नहीं मतलब ना। बीजेपी तो 400 पार की बात कर रही है ना, 370 के पार की बात कर रही है ना। बीजेपी तो सोचती है कि हम दिल्ली में 7 की जगह 8 जीत जाएंगे, हरियाणा में 10 की जगह 11 जीत जाएंगे, उत्तर प्रदेश बिहार में 40 से 39 अभी है तो 40 में 41 जीत जाएंगे। बीजेपी तो ये सोच रही है ना। भाई आप दावे तो आप बढ़ चढ़ कर रहे हैं, कांग्रेस तो दावा नहीं कर रही है। कांग्रेस ने 2004 में भी कोई दावा नहीं किया था और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए थे। कोई मीडिया का आदमी, किसी को भी नहीं मालूम था कि मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसलिए राजनीति में कुछ काम बने, जैसे शुरू में कहा ना, कुछ काम राजनीतिक दलों को ही छोड़ देना चाहिए और बाकी जनता पे छोड़ देना चाहिए। जनता जब तय करेगी कि उसको महंगाई चाहिए, बहुत अच्छी बात है, उसको बेरोजगारी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, उसको सांप्रदायिकता का जो जहर फैला रहा है अगर वो अच्छा लग रहा है वो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि सड़क पे कोई नमाज पढ़ रहा है और कोई पुलिस वाला उसको पीछे से धक्का मार दे रहा है वो अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। अब लोग कहेंगे कि साहब वो ट्रैफिक रोक रहा था, ट्रैफिक रोक रहा था तो भैया कांवड़ यात्रा में क्या होता है? भगवती जागरण जब हम सड़क पे करते हैं, पार्क में करते हैं, तब क्या होता है? वो भी तो है ना। तो अगर देश में एक ही नियम, एक ही कानून, एक ही ट्रैफिक रूल सबके लिए बनना चाहिए कि एक के लिए तो आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे और दूसरे अगर कोई सजदा कर रहा है उसको आप पीछे बूट से मारेंगे, तो ये दोनों बात नहीं चलती। तो अगर ये हिंदुस्तान हम बनाना चाहते हैं तो ठीक बात है, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं अगर ऐसा हिंदुस्तान हम बनाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से ठीक है। रामकृपाल सर, जो बातें कही जयशंकर सर ने, और एक लाइन की विश्वास तो बीजेपी का भी हिला हुआ है, बिल्कुल हिला होगा, परेशान होंगे, माथापच्ची उनकी भी चल रही है, किसको दें किसको ना दें वो सभी दल कर रहे हैं, लेकिन वाकई परिस्थिति ऐसी ही है। अब अवधेश जी ने एक चीज कही, मुझे तो नहीं पता क्या है, जनता है, 140 करोड़ लोग कर रहे होंगे। जनता ने जयशंकर की भी बातें सुनी है, मेरी भी सुनी है, विनोद की भी सुनी है। 15 मई के आसपास फैसला आ जाएगा, तो 15 मई के बाद वाला जो डिस्कशन रखिएगा, जरा हम लोग जो कुछ कह रहे हैं इसमें भी कुछ चीज़ें रखिएगा जरूर। देखिए एक बात बताऊं, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, कोई वैचारिक बात नहीं, एक गणित का एक नियम है कि अगर अनइक्वल में से कोई इक्वल चीज निकालेंगे तो रिजल्ट अनइक्वल ही आएगा। एक 97 किलो का आदमी है और एक 47 किलो का है। 97 किलो वाले का अगर 20 किलो वजन घट जाएगा तो कितने को हो जाएगा? 77 का। 77 किलो है ना, 77 यानी आदर्श वेट हो जाएगा। और 47 किलो का जब 20 घट जाएगा तो वो आईसीयू में चला जाएगा। आप समझ गए ना? मेरा ये कहना है कि आज बड़ी गलतियां हैं भाई, बहुत अच्छा है सब तमाम तरह की। ये ऐसा तो नहीं हुआ है कि 14 के पहले ये बिल्कुल स्विट्जरलैंड था और अचानक जो है ये आए और सब कुछ बर्बाद कर दिया। हो सकता है, लेकिन भैया जनता फैसला तो जनता करती है ना, कौन अच्छा है कौन बुरा है। जो वोट देगा उसको हम देख लेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है, जो मैं बात आपसे कह रहा था, हमें सिखाया गया और हमेशा ये होता है। मैं एक छोटी सी बात आपको वहाँ से सुना रहा हूँ। सन 52 में जब पहला इलेक्शन हुआ था तो नेहरू जी को लोगों ने वोट दिया। नेहरू ने 52 के पहले को तो कोई काम नहीं किया था ना, मतलब प्रधानमंत्री बने थे। चूँकि एक लिगेसी थी कि ये पार्टी जो है वो काम मतलब आज़ादी लाई है और उसके लिए नेहरू पॉपुलर थे। नेहरू के बाद जो भी रहा, इंदिरा गांधी आई जी, उन्होंने क्या नारा दिया देश में? गरीबी हटाओ, प्रीपर्स की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण।
उसके 4 साल बाद जयप्रकाश नारायण आए और उन्होंने कहा कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। आप जितने भी इलेक्शन देखेंगे, और उस समय जयप्रकाश नारायण के नाम पे वोट पड़ा था, मोरारजी के नाम पे वोट नहीं पड़ा था किसी के नाम पे, बात सही है। उसके बाद से आप देखिए जो भी हुआ हमेशा एक पॉजिटिव नैरेटिव पे रहा। फिर एक दौर चला मंदिर यहीं बनाएंगे, फिर हुआ अच्छे दिन आएंगे। जितने भी हुए हैं, मेरा कहना सिर्फ ये होता है कि जनता, आप कौन सी फिल्म देखने जाते हैं? जिस फिल्म में 3 घंटे पहले एक फुटपाथ पे पॉलिश करने वाला लड़का 3 घंटे में मेरा पति बन के निकलता है, ये क्या नाम इसका है जो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उसका आमिर, शाहरुख खान, बड़ी मार खाता है और अंत में जीत जाता है। निगेटिव एंडिंग को कोई पब्लिक देखने नहीं जाती है फिल्म को भी। देखिए निदा फाजली ने एक लाइन लिखी है, इतनी बुरी नहीं है दुनिया, देयर आर ट्रेमेंडस ऑड्स, बहुत सारी कमियां हैं लेकिन देयर इज होप। इंसान जी रहा है तो उसे उम्मीद है और वो देखता है कि कोई इसमें नहीं, कोई इसमें आदर्श राम नहीं बन के आया है, सब में है। हु इज द बेटर, हु हैज द क्लियर आइडिया। मैंने आपके शो में बहुत पहले कहा था ये बात, जो आज मैंने कहा था कि अपोजिशन 24 की बात कर रहा है, मोदी 24 साल आगे की बात कर रहे हैं। आपके यहाँ है हाँ। और मैं लगातार कह रहा हूँ कुछ नहीं, एक विजन। आप एक ऐसी चीजें करते हैं, हमेशा परसेप्शन में वो ले जाइए कि मैं आपके साथ हूं और मैं एक बेहतर भारत की तस्वीर दे रहा हूं। आप इसमें आगे निकलिए। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं कि कुछ भी हो, लेकिन आप ये सोचिए, सच्चाई है कि 303 में से 52 घटा दीजिए तो कितना बचता है? 303 में से 52 घटाए 250 बचेगा ना, और 52 में से 52 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 0। तो फिर भैया ये अनइक्वल फाइट है। अनइक्वल फाइट में जो कमजोर है उसको ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। बीजेपी में भी तो है, फलाना में भी तो है। देखिए इससे होता नहीं, आप कितना भी स्किपिज्म कर लें, रिजल्ट आएगा उस दिन आप एक्सेप्ट करेंगे, फिर आप कहेंगे कि हो, आप जानते हैं पहले तो कह रहे थे कि हटाएंगे मोदी को, 22 जनवरी के बाद से कोई नहीं कह रहा कि मोदी को हटाएंगे। अब क्या हो रहा है, अब जानते हैं रिजल्ट के दिन बहुत सारे विश्लेषक कहेंगे ओह 400 नहीं मिला, ये तो 352 ही रह गया। मतलब जब इस पे विमर्श आ जाए, भैया सीधी एक बात है, मैं कहता हूँ 2014 में मोदी आए, 19 में वो ग्राफ और आगे गया और 24 में वो ग्राफ और आगे जा रहा है। सत्ता हमेशा जब रहती है अगले बार उसका ग्राफ नीचे जाता है, फिर नीचे जाता है। पहली बार ऐसा है कि 15 साल में 5 में जो ग्राफ था वो 19 में ऊपर गया और 24 में मोदी के अपोजिशन वाले भी ये बात मान रहे हैं कि उससे ऊपर जा रहा है। ये दिख रहा है। हो नहीं हो, मैं मानता हूं कि हम लोग कुछ नहीं है, हो सकता है उस दिन कोई आश्चर्यजनक चीज आ जाए, जैसा विनोद जी ने कहा 2004 की तरह हो जाए, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो अभी है हम तो उसी की बात करेंगे ना। जो अभी है वो परिस्थिति, उसको लेकर हम बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है जिस तरीके से तमाम मेहमान कर रहे हैं। समीर जी, विजन विजन विजन, तो बीजेपी तो विजन पर बहुत आगे भागती हुई नजर आ रही है और लंबा विजन लेकर चल रही है। कांग्रेस की बात जब हो रही है तो सबके अपने अपने तर्क हैं। क्या यही बीजेपी का विनिंग एज है? और इसी टेक्निकली तो है, लेकिन क्या बीजेपी को लगता है कि इससे रास्ता उसका बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है? देखिए 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी को दिल्ली लाया गया था, तभी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी ने खासतौर से तय कर लिया था कि अगला कार्यकाल मुझे कैसा तय करना है। 2014 में जब जीतकर आए थे और संघ के साथ उनकी पहली बैठक हुई थी मध्य प्रदेश के विंध्याचल भवन में, जब बैठक में गए थे जहाँ संघ के पदाधिकारी भी गए थे और जहाँ भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ पदाधिकारी गए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने शायद वो पहली बैठक संघ के पदाधिकारियों के साथ राजनीतिक रूप से की है, उसके बाद मुझे लगता नहीं कोई और बड़ी बैठक की होगी। उस बैठक में मोदी जी ने बहुत स्पष्ट कहा था, जब संघ ने उनसे कहा था कि आपके 5 साल का एजेंडा किस तरीके से रहेगा, तो मोदी जी ने कहा था मैं 5 साल का नहीं, मैं अगले 15 साल की तैयारी लेकर चल रहा हूं कि मुझे दिल्ली 15 साल राज करना है और मैं 15 साल के विजन के साथ यहां काम करने आया हूं। दिल्ली 15 साल मुझे छोड़ना नहीं है, ये उससे उन्होंने इस बैठक के अंदर कहा था। तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने जिस समय वो आए तभी तय कर लिया था कि मुझे 15 साल रहना है और मुझे उसके हिसाब से जनता को परफॉर्म देना है, काम करना है, योजनाएं तय करना है, उसको जमीनी स्तर पर डिलीवर भी करना है।
अब देखिए जब प्रधानमंत्री के 10 साल हो गए उसके बाद अब सिर्फ यह नहीं कहा जा रहा, भारतीय जनता पार्टी यह नहीं करेगी कि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। राजनाथ सिंह कह चुके, अमित शाह कह चुके कि 2029 में भी नरेंद्र मोदी देश के बागडोर संभालेंगे। मतलब अगले 10 साल के लिए भी नरेंद्र मोदी का क्या जो विजन है, जो 2047 का प्रधानमंत्री मोदी विजन लेके चल रहे हैं, उसको क्रियान्वित करने के लिए अगले 10 साल प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेता रहेंगे। और ये पार्टी मानकर चल रही है कि अगले 10 साल भी हम ही चुनाव जीतेंगे और प्रधानमंत्री मोदी हमारा नेतृत्व करेंगे। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से मोदी ने 10 साल में परफॉर्म किया है, रिफॉर्म किया और ट्रांसफॉर्म किया जमीनी स्तर पर, वह भारतीय जनता पार्टी की एक सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। ठीक है, सत्ता में मनमोहन सिंह भी 10 साल सत्ता के अंदर रहे, गठबंधन की सरकार उन्होंने चलाई है, लेकिन क्या 10 साल के बाद कांग्रेस ये कहने की स्थिति में थी क्या कि अगले 10 साल हम सत्ता में आएंगे और हमने इतना बेहतर प्रदर्शन किया कि अगली बार हम फिर से सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी का जो काम रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन रहा है और जनता के बीच जो लोकप्रियता उन्होंने बना के रखी है। जब ये कहा जाता है कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद अगले 5 साल सरकार की आलोचना करने के लिए बहुत सी बातें विपक्ष के पास होती है, जनता के पास होती है, सरकार सुरक्षा के मोड़ में आ जाती है जब चुनाव में जाती है, तो ये कहने लगती है कि भाई कुछ गलती रही होगी तो हम इस बार माफ करो, अगली बार देखेंगे, या अपने गलतियों को ढकने का काम करते हैं। मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी तो और ज्यादा निखर रहे हैं और एग्रेसिव होते जा रहे हैं, मतलब और पावर में आते जा रहे हैं। 282 से 303 सीटें आना और 303 सीटों के बाद 2024 के लिए 370 का नारा देना, ये कहना कि मैं 370 के साथ लौट रहा हूँ, एनडीए गठबंधन 400 के साथ लौट रहा है, तो ये सिर्फ नारा नहीं है, उनको जमीनी स्तर पर दिख रहा है। और विपक्ष ये कहने की स्थिति में नहीं है कि आप 370 की बात कर रहे हो, हम आपको 70 सीटों पर समेट देंगे। विपक्ष को कहना चाहिए था ना कि हम 2 चुनाव में हम अगर हम हार रहे हैं तो तीसरा चुनाव हम जीते जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इतनी लंबी लकीर खींच दी है कि विपक्ष अब ये समझ नहीं पा रहा है कि उसे कैसे चुनाव लड़ना है। आप सरकार की योजनाओं के लिए आपके पास कोई विजन नहीं, कैसे होगा? कोई बेहतर अगर आपके पास कोई विजन हो तो आप बताने को तैयार नहीं हो कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये किया, हम इससे बेहतर ये कर सकते हैं। जनता अल्टरनेटिव चाहती ना, आप क्या बेहतर दे सकते हो, जनता तय करेगी कि भाई मोदी ने जो दिया है और आप जो दे रहे हो उसमें क्या बेहतर है। जिसका बेहतर होगा जनता उसके साथ जाएगी। आप विजन तो सामने लेके आओ ना। अगर आप कोई विजन नहीं दोगे, सिर्फ यह कहोगे कि मोदी ने कुछ अच्छा नहीं किया या सरकार ने अच्छा नहीं किया, ठीक है, नहीं किया होगा, कई क्षेत्र ऐसे होंगे जहां सरकार फेल रही होगी, अभी करने के लिए बहुत बचा होगा सरकार के पास, तो आप उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाओ ना। जनता फिर तय करेगी कि किसे वोट देना है, जनता उसे वोट देगी, देश में वो राज करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता के बीच अगर आपको बीच जाना है तो आपको मुद्दे लेकर जाना पड़ेगा। सिर्फ मोदी की आलोचना करने से या ये कह देने से कि भाई मोदी 370 की बात करते हैं, प्रधानमंत्री इस चीज़ की बात करते हैं और आप सिर्फ ये कह दो कि हम ओबीसी की जनगणना करवा लेंगे, सर्वे करवा लेंगे, हम आएंगे तो हम ये लागू कर देंगे, उससे जनता मुझे लगता है कि बहुत सहमत नहीं होगी। आपके पास बहुत अच्छा विजन होना चाहिए, आप कैसे लागू करोगे उसके बाद आपका थिंक टैंक होना चाहिए जो सब जनता को बताए। मुझे लग रहा है विपक्ष बताने में असफल हो रहा है अभी तक, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी लगातार एक जो फासला जो बढ़ रहा है वो लगातार इसलिए बढ़ते जा रहा है। ये बात आप कह रहे हैं विनोद सर, फासला बढ़ने के जो कारण ये बता रहे हैं उसमें क्या यही सारी वजहें हैं, कुछ और भी हैं? क्योंकि देखिए रामकृपाल सर ने एक बात कही थी कि ठीक है आप मजबूत नहीं है लेकिन आपकी फिर कोशिश भी वैसी होनी चाहिए थी, तो वो कोशिश दिख रही है या अंदर खाने चल रही है? फिर वही बात हो जाएगी कि पॉलिटिकल पार्टी है, अपना काम कर रही है, पीछे चल रहा है, जनता को भी तो दिखना चाहिए। देख, कोई कोशिश अंदर खाने नहीं होती, कोशिशें सब सामने होती हैं। अंदर खाने शब्द बड़ा विचित्र है, हम पत्रकारों के लिए पता नहीं कौन सा खाना है, अंदर कहाँ होता है, बैठ करके किस है पत्रकार ही देख पाते हैं, जब अंदर खाना भी हम देख भी लेते हैं। देखिए बहुत सारी बातें जो हमारे मित्रों ने कही उसमें काफ़ी कुछ मतलब सही भी है, तथ्यात्मक भी है। निश्चित रूप से विपक्ष कई मामलों में उस तरह से उतना कई जगह जो उसको जो करना चाहिए उसमें उसकी कमजोरी दिखाई पड़ती है, लेकिन इसके बावजूद जैसे रामकृपाल जी ने एक बात 2 बातें बड़ी अच्छी कही कि पॉजिटिविटी पर लोग वोट देते हैं। असल में दोनों तरह पे वोट पड़ता है मेरे हिसाब से, पॉजिटिव एजेंडे पे भी पड़ता है और कई बार नेगेटिव पे भी पड़ता है। 77 में कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं था, एक ही एजेंडा था, इंदिरा गांधी को हटाना है, नेगेटिव था जब वोट पड़ा। 89 में जब वीपी सिंह आए थे बोफोर्स को लेकर के, तब कौन सा पॉजिटिव एजेंडा था विपक्ष के पास? राजीव गांधी को हटाना है, कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार को हटाना है। 96 में जब हंग असेंबली आई थी, नरसिम्हा राव के खिलाफ नेगेटिव एजेंडा था, हटाना है, और तब हंग पार्लियामेंट आ गई थी, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। तो ऐसा नहीं, नेगेटिव एजेंडे पे भी लोग वोट देते हैं। तो 2004 में कौन सा पॉजिटिव एजेंडा था इसके पास? सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह सरकार जब बनी थी, कौन सा पॉजिटिव एजेंडा था? हमें तो कोई पॉजिटिव एजेंडा उसमें नहीं था। यही था उस सरकार की सारी इंडिया शाइनिंग को लेकर के और उसको लेकर के। और 2014 में निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी आए तो वो सपने दिखा करके आए थे कि हम अब की बार मोदी सरकार, अब न होंगे महिलाओं पर अत्याचार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो एक पॉजिटिव एजेंडा लेके आए थे। उसमें मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ नेगेटिव एजेंडा भी था, दोनों मिला जुला के था। तो एजेंडे दोनों होते हैं।
अकेले फिर वही आधा गिलास भरा हुआ आधा खाली, खाली भी होता है भरा भी होता है। अच्छा एक चीज़ और कि भाई 92 किलो का अगर 50 किलो कम होगा तो 50 किलो कहीं जाएगा ना, कि 50 किलो 92 किलो को भी कम हो जाएगा, 50 किलो 52 किलो वाले भी कम हो जाएगा, वो जाएगा कहाँ वो जो 100 किलो है? ऐसा तो नहीं है कि वो गायब हो जाएगा। तो अगर 50 सीटें या 52 सीटें बीजेपी की मान लीजिए कम होती हैं तो कहीं जाएंगी नहीं, कम वाले हैं, लेकिन वजन कहाँ जाएगा वो मैं कह रहा हूँ भाई। अगर 52 सीटें मान लीजिए, कल हम लोग सब काल्पनिक बात कर रहे हैं, भविष्य में मान लीजिए बीजेपी कम होती हैं तो 200-250 बचती हैं, लेकिन वो 52 कहीं जाएंगी ना। अगर नहीं मैं कह रहा हूँ वो 52 कहीं जाएंगी ना, क्योंकि आपने 52 की 52 कम कर दी, जीरो कर दिया उसको, तो 52 नहीं सर एक मिनट, मतलब वो 52 अगर उस 52 में हो सकता है 25 इधर आ जाए, ये मतलब ये गणित जो है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें भविष्य के गर्भ में है, हम सब कह रहे हैं, और तय जनता को ही करना है, ना हमें तय करना है, ना समीर को, ना रामगोपाल जी को, ना जयशंकर जी को, सब जनता को तय करना है। और जाहिर है जो जयशंकर जी ने कहा कि जनता को अगर मोदी सरकार से वो खुश है तो मोदी सरकार वो वापस लाएगी। अब अगर इसमें हम क्या कर लेंगे, और अगर खुश नहीं है और हमको नाखुशी नहीं दिखाई पड़ रही है जैसे 2004 में नहीं दिख रही थी, तो वो अपना फैसला करेगी। अब जनता के बीच में जैसे मान लीजिए लोग बार बार नहीं जा रहे, भाई राहुल गांधी पिछले 6000 किलोमीटर अगर चल रहे हैं तो जनता के बीच ही तो चल रहे हैं ना, हवा में तो नहीं चल रहे हैं। और हर जगह वो नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, हर जगह बात कर रहे हैं, अपने मुद्दे उठा रहे हैं, जो उनके मुद्दे हैं जैसे बात जनता के बीच में तो है ही ना। तो ये हम कैसे कहते हैं जनता के बीच में नहीं जा रहे हैं? अब भारत जोड़ो यात्रा में भी जनता के बीच गए थे, उसका कहीं फ़ायदा मिला कहीं नहीं मिला। अब मणिपुर से लेके और मुंबई तक जो है वो भी जनता के बीच ही चल रहे हैं। तो और जनता के बीच जाने का क्या तरीका होता है भाई? यही तरीका होता है, क्योंकि आपके पास वो साधन तो है नहीं जो सत्ता पक्ष के पास साधन होते हैं। सत्ता पक्ष और खास करके जो मौजूदा सरकार जिस तरह से मजबूत सरकार है, उसका पूरा तो जिस तरह हर तंत्र का सदुपयोग उपयोग करती है, वो विपक्ष के पास वो मौका नहीं होता है और कहीं नहीं होता है। तो जाहिर है उसके पास यही तरीका है। अब जनता कितना सुनती है, ये तो इसका तो एक ही पैमाना है, जो 15 मई 16 मई 20 मई को जो आएगा वही पैमाना होगा वो है। अब तब हो सकता है कि हम में से कोई सही साबित हो, कोई गलत साबित हो, तो इसलिए जनता पर छोड़ दे। लेकिन एकदम से विपक्ष को खारिज कर देना और फिर वही नैरेटिव बनाना जो सरकार बना रही है। खारिज कहाँ कर रहे हैं? हम तो यही सवाल कर रहे हैं, आपके लिए पर बात उठाई थी, मुझे पूरा कर लीजिए। आपके लिए नहीं कह रहा हूं मैं, एक जनरल बात कर रहा हूं कि एक जनरल डिस्कोर्स की विपक्ष कहीं है ही नहीं। भाई विपक्ष को एकदम खारिज कर देना, ये तो वही नैरेटिव है जो सरकार चलाना चाहती है। सरकार का विपक्ष कहीं नहीं है, सत्ता पक्ष का विपक्ष कहीं नहीं है, हम पत्रकार भी कहते विपक्ष कहीं नहीं है। हम जहां जितना है उतना तो हम कहें ना, ठीक है। वो उस मान लीजिए 60% है, 40% वो भी है, तो उस 40% भी तो हम कहेंगे वो है। हमने कितनी बार चर्चा की राहुल गांधी की न्याय यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, कितनी चर्चा की बताइए? कितना उसको मीडिया में कवरेज मिल रहा है, कितना उस पर जो है विमर्श में बात हो रही है, कितने लोग नहीं, मैं इंडिविजुअल बात नहीं करता हूँ सर, अपने यहाँ तो मैं इन जनरल कहाँ हो रहा है, कितने जर्नलिस्ट जाकर कवर कर रहे हैं उसको, बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया के कितने कवर कर रहे हैं बताइए? अगर यही भारत जोड़ो, अब हमें अडवाणी जी की यात्रा याद है, एक एक पल एक एक सारे चैनल्स के रिपोर्टर, सारे अखबारों के रिपोर्टर पूरे साथ चले थे उसमें, इसमें कितने जा रहे हैं? तो अब मतलब कहने का मतलब पब्लिक डिस्कोर्स कैसे बनता है? पब्लिक डिस्कोर्स संचार साधन ही बनाते हैं। अच्छा भाई, एक चूंकि इन्होंने मेरा नाम लिया था, मैं क्लियर कर दूं। इन्होंने कहा कि 77 में निगेटिव वोट था। मैं उस आंदोलन में रहा हूं। जिस जयप्रकाश नारायण के प्रभाव के नाते राजनारायण और आडवाणी जी एक मंच पर आए, वो राजनारायण जी जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय पर लटक गए थे गेट पर कि इसमें हिंदू शब्द निकालो और लाठियां खाई थी, वो मैं उस आंदोलन में रहा हूँ। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। लोग जेपी से इस कदर इमोशनल थे, जेपी के नाम पर। आप उसको कहते हैं निगेटिव वोटिंग थी, मैं निगेटिव नहीं मानता। किसी भी जयप्रकाश नारायण का आंदोलन जो था वो एक पॉजिटिव मूवमेंट था, और सारे ताकतों को इतना बड़ा अपोजिशन की यूनिटी जो जेपी ने कराई थी उसके बाद कभी नहीं हुई। तो इसलिए नज़रिया ये होता है ना कि आप उसको निगेटिव देखो कि इंदिरा गांधी से नाराज, ऑब्वियस नाराज थे। लेकिन आप जयप्रकाश ने जब ये कहा कि भावी इतिहास हमारा है, टोटल रिवोल्यूशन की बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा जनेऊ तोड़ो, और उन्होंने कहा कि लैंड रिफॉर्म, सारी ये बातें की थी, नहीं हुआ।
वो अलग बात है, दोहरी साहब चले गए, लेकिन मैं उसको कहता हूं कि पॉजिटिव वोट था। जनता ने ये उम्मीद से वोट दिया था कि इस देश का भविष्य बदलेगा। संपूर्ण क्रांति की बात गांव-गांव तक गई थी। ठीक है सर, जल्दी से सर, क्योंकि रामकृपाल जी आंदोलन में थे, मैं आंदोलन में भी था, आपातकाल में जेल में भी था। मैं नहीं, मेरे पिताजी भी एक साथ ही, हम दोनों जेल में थे। ऐसा नहीं है। 77 का चुनाव नसबंदी के खिलाफ था, 77 का चुनाव आपातकाल के खिलाफ था। जनता मूक खड़ी थी, आंदोलन करने वाले लोग तो सब घर पे बैठ गए थे, माफ़ी मांग मांग करके, देवरत से लेकर के सारे लोग माफ़ीनामा भर भर करके बाहर आ रहे थे। उन बहादुरों को हमने देखा हुआ है। वो सब नहीं था, कोई सीधा था कि जनता में गुस्सा बन रहा था इमरजेंसी को लेकर के कि लोकतंत्र हमारे देश का ख़त्म हो जाएगा, जिसके लिए गांधी ने, नेहरू ने, सारे लोगों ने, लोहिया ने, जयप्रकाश ने लड़ करके आज़ादी हासिल की है। वो आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। लोकतंत्र पे काले बादल मंडरा रहे थे उस समय, तो उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा था, जो खुलकर सड़क पे नहीं था लेकिन बैलेट पेपर पे गया। नसबंदी एक ऐसा इशू बन गया था पूरे उत्तर भारत में। आंध्रा में स्वीप कर गई कांग्रेस, आंध्रा में नहीं हुआ था, आंध्रा में नसबंदी नहीं हुई थी। अरे भैया सुनो, कहीं का कहोगे, आप रामकृपाल जी, दक्षिण भारत में नसबंदी नहीं हुई थी, दक्षिण भारत में जातियां नहीं हुई थी। ठीक है अवधेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। विपक्ष के खारिज होने की बात जो हो रही थी कि विपक्ष को खारिज क्यों माना जा रहा है। बीजेपी, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं, कहते हैं एक बूथ 370 की तो बात वो कर रहे हैं, 370 वोट मिनिमम, सबको जिम्मेदारी उन्होंने बांट दी। विपक्ष में वो इंस्टिंक्ट दिख रहा है क्या? विपक्ष उस तरीके से बात कर रहा है क्या? हम सब लोग बड़े पत्र सीनियर जर्नलिस्ट है, हम समय की सीमाओं का ध्यान रखें। कोई एक आदमी हमारे विरुद्ध बोलता है तो कोई जरूरी नहीं है कि हम उसका खंडन करने ही जाएं। और ठीक है, चलता रहता है। देखिए, सबसे जो अभी तो एक बाकी चीजें जो इन्होंने, जयशंकर जी ने जो प्रश्न उठाया, देखिए चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन जो राजनीति की नैतिकता और आदर्श का प्रश्न है वो बना हुआ है, वो बना रहेगा। इनके कई प्रश्नों से मैं सहमत हूं और हम सब लोगों को वो खड़ा होना चाहिए। लेकिन इन लोगों की समस्या ये है कि जैसे ही 74 का आएगा, आज भी रिकॉर्ड है कि लास्ट में भी जेल में रहने वाले सबसे ज्यादा संघ परिवार के लोग थे। लेकिन ये लोग कहें कि देवरस जो है सर्टिफिकेट का, ये जो नफरत है ना, एक लिमिटेशन से ज्यादा जो घृणा है, वो झूठ से भी परे चला जाता है। एक से एक लोग जेल में रहे हैं। इनके सुनिए, छात्र के सबसे बड़े नेता जो रहे, आज भी इनके मित्र हैं, वो भी आरएसएस के रहे हैं, जिनके नेतृत्व में लोगों ने काम किया है। तो ये समस्या यही आ जाती है, जनता इसको स्वीकार नहीं करती है और वो समस्या आज तक बनी हुई है। पहले भी बीजेपी आरएसएस का विरोध होता था, लेकिन अब घृणा के उस सीमा तक है कि अपने नष्ट हो जाओ। आम आदमी पार्टी को 4 सीटें दे दो, भले 3 पर रहो, गुजरात में भी घुसा दो, लेकिन बीजेपी आरएसएस मरना चाहिए। इस एजेंडा को देश स्वीकार नहीं करती है। वो एजेंडा इस समय तक बना हुआ है कि अपने एजेंडे पर कांग्रेस चलने की कोशिश नहीं कर रही है। इस चुनाव में आप बाकी छोड़ दीजिए क्या होगा, क्योंकि चुनाव जो ये कह रहे थे ना कि सब कुछ भविष्य के गर्त में है, ये हमारे विनोद अग्निहोत्री जी, गर्भ में, भविष्य के गर्भ में चुनाव परिणाम नहीं है। सुन लीजिए, फिर जरा इसको कोट करिए, भविष्य के गर्भ में चुनाव परिणाम नहीं है। भविष्य के गर्भ में हमारे देश की राजनीति से जुड़े हुए, हमारी नैतिकता से जुड़े हुए, ये जरूर भविष्य के गर्भ में है। चुनाव परिणाम बिल्कुल साफ है इस बार का, किसी को नहीं, वो उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। अब आपके प्रश्न पर आ रहा हूं। मैंने पहले भी कहा, इन्होंने कहा विपक्ष को खारिज कर देते हैं। मैंने 4 पार्टियों का नाम लिया था कि इसके अलावा किसी को दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो नहीं दे रहा है तो क्या खारिज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे भाई? अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको तो खारिज करना ही पड़ेगा। क्या कर रही है विपक्ष? अरे भाई, चुनाव जीतो न जीतो, जिस राजनारायण जी का नाम लिए हैं, वो इंदिरा जी के खिलाफ लड़ती थी, लाठी से मार के हाथ पर तोड़ दिया था कि नहीं तोड़ दिया था जाके इलाहाबाद में। तो अगर चुनाव जीत, बीजेपी जो है चुनाव हारती थी लेकिन आंदोलन भी करती थी, युद्ध करती थी, लड़ती थी, करते करते यहां तक पहुंचाया है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, 2004 से तुलना मत करिए। उस समय राजनीति विखंडनवाद का दौर था। 1989 से भारतीय राजनीति जो है फ्रैक्चर शुरू हुआ था। नरसिंह राव के समय वो भी राजीव गांधी जी की दुखद हत्या हो गई थी, 232 सीटें आ गई। तो वो विखंडित राजनीति का दौर था। 2004 में बीजेपी को 138 सीटें आई थी, कांग्रेस को 145 सीटें आई थी, 7 सीटों का अंतर था। लेकिन चूंकि वामपंथियों को 52 सीट आ गए थे, वो देना नहीं चाह रहे थे, मुलायम सिंह को 35 सीट आ गए थे वहां से, तो वो सब मिलकर एक सरकार बन गई थी। लेकिन वो ऐसा कोई वर्डिक्ट नहीं था जिसको कहा जाए कि हाँ पलट गया। मोदी के नेतृत्व में वर्डिक्ट आ रहा है, अकेले बहुमत मिल रहा है। तो वो इसको ध्यान रखिए। और मैं फिर कह रहा हूं, जयदीप जी
देखिए सब कुछ है, विकास है, सब कुछ मोदी ने दिया, लेकिन 22 जनवरी इस बार की चुनाव में एक ऐसा युगांतकारी रेखा शुरू हुई है जिसने उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, भारत की सीमाओं से परे जो भी भारतीय हैं उन सबको प्रभावित किया है। और वो इस चुनाव में एक बड़ा इशू है, और वो केवल राम जन्मभूमि का इशू नहीं, हमारा देश कैसा देखा जाएगा। इसमें जो लोग जहां जहां गए हैं, लास्ट में देखिए तमिलनाडु में, अब देखिए तमिलनाडु में अगर द्रमुक इस समय सनातन के विरुद्ध इतना कड़ा हो के बोल रही, तो क्यों बोल रही है? अचानक क्या समस्या उसके सामने पैदा हो गई इतना बोलने की? वो पार्टी रही है, लेकिन इतना तो पहले नहीं बोलते थे। जब अंडर करंट समाज में दिखाई देने लगता है कि एक दूसरी धारा खड़ी हो रही है, वो हराएगी जिताएगी अलग बात है, तो आपको फिर अपनी धारा को दिखाने के लिए कि हम इस धारा में है खड़े हो जाओ, नहीं तो सनातन मजबूत हो जाएगा, वो एक दिखाई चारों तरफ दे रहा है। भाई अगर बीजेपी तिरुवनंतपुरम से राजीव चंद्रशेखर को लड़ाने जा रही है, कैबिनेट मिनिस्टर को राज्यसभा से हटा के, तो कुछ तो दिमाग में लगाया ही होगा ना। तो वातावरण देखना चाहिए। विपक्ष इस समय मैं फिर कह रहा हूं कि विपक्ष के अंदर जो ये आरएसएस, मोदी और बीजेपी से एलर्जी, नफरत है, और अभी भी हिंदू शब्द बोलने में और हिंदुत्व शब्द को लेकर के जो एक जुगुप्सा का वातावरण लंबे समय से हमारे यहाँ के शिक्षा में बनाए, ये दो विपक्ष को ले डूबेगा इस देश में। और भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी, देखिए कोई व्यक्ति अकेला पहाड़ नहीं होता है, इतना बड़ा व्यापक संगठन है। अयोध्या का भी कार्यक्रम, आखिर महीनों से 15 से 20 हजार कार्यकर्ता वहां लगे हुए थे, और एक एक व्यवस्था होगी, 7,000 लोग आ रहे हैं, किसको कौन ले आएगा, कहां रखेगा, आप तो थे वहां, एक एक चीज पे कार्यकर्ता लगे हुए थे। सरकार के बस की बात थी उतना कार्यक्रम करना? तो कोई व्यक्ति नहीं होता, लंबे समय से उनके पास सारे संगठन है, इकोनॉमी पर काम करने वाले संगठन है, ग्राहक पर काम करने वाले हैं, मजदूर पर, किसान पर, तो एक थिंक टैंक डेवलप्ड है 50 सालों से। नहीं गुस्सा नहीं, थिंक टैंक 50 सालों से डेवलप है और वो काम करती है, दूसरी पार्टियों को नहीं है, ये चीजें दूसरी पार्टियों के सामने उपलब्ध नहीं है। तो वो चीजें जब खड़ी नहीं करेंगे, आपको उससे लड़ना है तो उसके अनुरूप अपनी खड़ी तो करिए ना। तो इसीलिए कह रहा हूं कि प्रश्न इनके हैं कि आज कोई आता है, कल आप राज्यसभा भेज देते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं है कि बीजेपी जो है कोई हारने जा रही है इसलिए दे रही है, उसको इसलिए नहीं रखना चाहिए। नहीं हम आपको दे रहे हैं तो नहीं, उसके कई कारण होते हैं ना, कई कारण होते हैं। अगर ये व्यू में है कि सब पार्टियों को कमजोर कर दो, सब पार्टी टूट जाए इस समय, वो एक व्यू भी होता है, उस व्यू पर बीजेपी चल रही है। ठीक है, ये जो बात है, भगवान श्री राम ने विभीषण को तुरंत राज दे दिया था, जैसे रावण को छोड़ के आया था। तो जो आता है तो उसको दे देती है बीजेपी, तो उसका उस पर क्या दिक्कत है? उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन जदीप जी लगातार जिस तरीके से चर्चा हो रही है, नतीजे क्या होंगे, क्या आएंगे, लिस्टें तो अभी और आएंगी, अभी उन पर और चर्चा होगी, लेकिन ये वाकई लड़ाई पॉजिटिव और नेगेटिव विजन की चली गई है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो विजन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर बात हो जाती है। पॉजिटिव और नेगेटिव विजन की मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि विजन और उसके पीछे खड़ी हुई जो इच्छा शक्ति है उसकी लड़ाई है। केवल विजन से काम नहीं चलता है, उसका क्रियान्वयन करने की क्षमता आप में कितनी है। जैसे एक बात सामने आई कि राहुल गांधी भी सड़क पर ही तो हैं, लोगों से ही तो मिल रहे हैं, लेकिन पीछे से कारवां टूट रहा है। पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री रहे हैं सुरेश पचौरी, वो टूट के, तो अगर आप आगे कारवां लेके चल रहे हैं और पीछे से लोग गायब होते जा रहे हैं, तो इस पे सड़क पे होना नहीं कहा जाएगा। सड़क पे होना तब कहा जाएगा आपका संगठन भी, ठीक कह रहे थे अवधेश जी, एक आदमी ने एक विजन लिया कि वहां पर इतनी बड़ी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, वो अकेले आदमी ने नहीं की है, वो आगे दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे से वो नीचे वाला संगठन कांग्रेस के पास है। तो हम जब कांग्रेस की बात करते हैं वो इसलिए नहीं करते कि कांग्रेस की बुराई के लिए इस देश को सचमुच एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है, और कहीं से ज्यादा, सबसे ज्यादा उम्मीद की जा सकती है तो किससे की जाएगी? और अगर वो उन उम्मीदों पे खरी नहीं होती है तो जो लोग इस सरकार में, इनकी नीतियों में कमियां देखते हैं, वो मन महसूस कर रह जाते हैं। हमें पत्रकार के नाते उसको एक निष्पक्ष विश्लेषण देना चाहिए। ये सही तो निष्पक्ष विश्लेषण यही तो है कि आप कारवां लेके निकल पड़े और पीछे से साथी सारे कारवां छोड़कर भाग जाएंगे, तो उसका तो वैसा ही विवेचन होगा जैसा होना चाहिए। दूसरी बात यह कि जमीन पर होने का मतलब यह है कि आपका संगठन कहाँ है, आपका NSUI कहाँ है, आपका सेवा दल कहाँ है, आपके जिला अध्यक्ष कहाँ हैं, आपके शहर अध्यक्ष कहाँ हैं, वो खुद कितने चुनाव जिता पाए, चुनाव हारने के बाद उन पर क्या कार्रवाई हुई, संगठन के स्तर पर क्या फेरबदल हुए। संगठन उसी से खड़ा होता है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, आज नहीं खड़ा हो पा रहा है। आपने जो विजन की बात की ना, देश का विजन छोड़ दीजिए, आज अगर संगठन नहीं खड़ा हो पा रहा है तो वो संगठन अगले 10 साल में कैसे खड़ा होगा, उसका कोई रोड मैप है क्या? देश छोड़ दीजिए, पहले खुद के संगठन की चिंता कीजिए। और अगर अपने संगठन को खड़े करने का रोड मैप आपके पास नहीं है तो लोग आपके साथ नहीं आएंगे।
ये बात आप कह रहे हैं लोग आपके साथ नहीं आएंगे, लेकिन देखिए लगातार सबको आप सुन रहे हैं खबरों के खिलाड़ी में हमारे तमाम खास मेहमानों को, और लिस्ट बीजेपी कांग्रेस की एक लिस्ट आ चुकी है, लेकिन उसके पीछे क्या चल रहा है और क्या चुनौतियां हैं उस पर भी बात हो रही है। लेकिन अब बड़ी अहम बात होगी, नतीजे तो जब आएंगे तब आएंगे, अभी कई और लिस्टें आनी हैं, उन लिस्टों के क्या मायने निकलते हैं, क्या उसमें गणित होता है और उसके बाद क्या परिस्थितियां बनती है, उस पर भी लगातार अमरुजाला.com पर आगे आपके साथ बात करते रहेंगे। लेकिन आप हर बड़ी खबर के लिए अमरुजाला.com पर लगातार बने रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।